तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू एजिलाइट ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज गुप्ता एज, गुप्ता पीरियड। किसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम, गुप्ता पीरियड के ऊपर बात करने जा रहे हैं, गुप्ता एज के ऊपर बात करेंगे आज हम लोग सारे का सारा। तो आई होप कभी तक भी आप लोगों ने जो प्री गुप्ता था वो आप लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्थ के ऊपर, साउथ के ऊपर, डेक्कन के ऊपर जो डिफरेंट रूलर थे वो रूल कर रहे हैं और भी कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं वो खत्म हो गए कि ऑन द स्पॉट गुप्ता एज शुरू होगी तो जो पुराने रूलर्स है वो खत्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी कहाँ पे, जो मैं इंडिया की बात करूँ, ठीक है, इंडिया की बात करूँ तो इस एरिया के ऊपर अभी भी जो है वो कुशान्स काम कर रहे हैं। कौन है? कुशान डायनेस्टी, मतलब जो कनिष्क वाला रूल था वो इस टाइम पे अभी भी काम कर रही है। इस वाले एरिया पे अभी भी जो है वो साकाज जो है, साकाज क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। जो गुजरात वाला एरिया, वेस्टर्न गुजरात वाला एरिया था, वहां पे कौन लोग रूल कर रहे हैं? यहाँ पे कुशान्स रूल कर रहे हैं, यहाँ पे साकाज रूल कर रहे हैं। नीचे वो ही पांड्या चेर वगैरह जो थे वो रूल कर रहे थे। यहाँ पे जो सातवाहन थे उनका थोड़ा सा अंत हो जाता है, सातवाहन की डायनेस्टी खत्म हो जाती है। जो इस एरिया पे जो रूल कर रहे होते हैं वो नई डायनेस्टी एक आती है जिसका नाम था वाका टाका डायनेस्टी। वाका टाका डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी है? वाका टाका डायनेस्टी। कहाँ पे? जो मध्य प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र वाला जो एरिया होता है उस एरिया पे ऊपर एक नई डायनेस्टी उभर के सामने आती है। किसके बाद? सातवाहन के बाद जो एक नई डायनेस्टी उभर के आती है उस डायनेस्टी का नाम था बाका टाका डायनेस्टी। और ये बाका टाका डायनेस्टी क्या है? एक नई सातवाहन के बाद उभर के आती है। कहाँ पे? जो आपका एमपी वाला एरिया, जो महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहां पे ये लोग प्रशिष्टि स्थान, हमने बात की थी कल भी बात की थी, प्रशिष्टि स्थान द कैपिटल ऑफ सातवाहन, ठीक है। तो उस वाले एरिया पे एक नई डायनेस्टी का शुरुआत होती है जिसका नाम था बाका टाका डायनेस्टी, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो गुप्ता जी नहीं आए, अप्रोक्सीमेटली हम लोग अभी बात कर रहे हैं 200 से लेकर 200 BC से लेकर 300 AD तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एडी के बीच में ये लोग जो अभी यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब 300 AD तक पहुंचते पहुंचते जो हमारे इंडिया का जो नक्शा है कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे कुशान्स हैं, ये वाला एरिया थोड़ा सा खाली हो जाता है। यहाँ पे जो एरिया वो खाली हो जाता है। कौन सा? इलाहाबाद, यूपी वाला जो एरिया, क्योंकि सातवाहन जो थे वो लास्ट रूलर रहते हैं यहाँ पे। उससे पहले अशोक और कणव हुआ करते थे, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया खाली हो गया, इलाहाबाद वाला एरिया खाली हो गया। तो 300 आते आते इंडिया का जो नक्शा था, इंडिया में जो राजशाहियां थी कुछ इस तरीके जैसे थी। नॉर्थ में कुशान्स थे, वेस्ट के अंदर साकाज थे, सेंटर के अंदर वाका टाका डायनेस्टी हुआ करती, तो नीचे जो थे वहां के चोल तमिल लिटरेचर की डेवलपमेंट हो गई थी, वहां पे जो राजशाहियां थी वो डेवलपमेंट होना शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर जो एरिया खाली था, यहाँ पे फिर क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 280 AD के अंतर्गत, 280 AD 280 AD के अंदर एक नए राज्य की स्थापना होना शुरू होती है, एक नए राज्य की नींव डाली जाती है जिसका नाम था गुप्ता डायनेस्टी। किसकी? गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर नींव रखी जाती है 280 AD के अंदर। किसी कौन सी डायनेस्टी की? गुप्ता डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। और इस डायनेस्टी की जो नींव रखा जाती है वो रखी जाती है श्री गुप्त के द्वारा, श्री गुप्ता, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी 300 AD के 3rd सेंचुरी के अंदर 280 AD के अंदर क्या डाली जाती है? एक नई डायनेस्टी की जो वो नींव डाली जाती है। और इस नींव के अंदर क्या बोलते हैं, कौन सी डायनेस्टी ऊपर क्या आती है? इस इलाहाबाद वाले एरिया पे। यहाँ पे कहाँ से? इलाहाबाद, जो प्रयाग जिसको आप बोलते हैं प्रयाग, उस टाइम प्रयाग कहा जाता था। तो प्रयाग वाले एरिया पे एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है और उस डायनेस्टी का नाम था गुप्ता डायनेस्टी। प्रयाग मतलब इलाहाबाद, ठीक है। यहाँ पे त्रिवेणी, आपको पता गंगा जमुना और सरस्वती नदियां आपस में मिलती थी जिसे त्रिवेणी भी कहा जाता है या प्रयाग भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रयाग इलाहाबाद के अंदर एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है। कौन सी डायनेस्टी की? गुप्ता डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी। जिस गुप्ता डायनेस्टी की जो शुरुआत की जाती है वो श्री गुप्त के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? श्री गुप्त के द्वारा की जाती है। और यह डायनेस्टी अप्रोक्सीमेटली 543 AD तक चलती है। कहां तक चलती है? इस डायनेस्टी का जो कार्यकाल है वो अप्रोक्सीमेटली 280 AD से लेकर 543 AD तक जो है वो ये डायनेस्टी रूल करती है। और इस डायनेस्टी को गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है इंडियन की, ठीक है।
तो इस इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है आपका, इस डायनेस्टी को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस लिटरेचर के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो गुप्ता डायनेस्टी जो थी बेसिकली कहाँ से, गोल्डन एज कहा जाता है किसको, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है इंडियन लिटरेचर के अंदर। और इसके अंदर ये बेसिकली गोल्डन एज भी कहा जाता है और सेकंड अशोक भी कहा जाता था, इसमें से ये एक जिसका नाम था स्कंदगुप्त को। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि सेकंड रूलर थे इंडिया के अंदर जिन्होंने बहुत बड़े एरिया को कवर किया था। ठीक है, बहुत बड़े एरिया को क्या किया था, कवर किया था। तो ये डायनेस्टी इनके साथ सामने आएंगी, किसके सामने, ये जो डायनेस्टी है इनके सामने आएंगी, इन डायनेस्टी के बारे में पता लगेगा क्योंकि सारी डायनेस्टी इनके साथ जुड़ी हुई है। इनको क्योंकि ये छोटी सी डायनेस्टी है, बड़ा बनने के लिए इसको इनके साथ इनको भी हटाना पड़ेगा, इनको भी हटाना पड़ेगा, इनको भी हटाना पड़ेगा, तभी क्या कर पाएगा, वो पूरी इंडिया के अंदर रूल कर पाएगा। तो इनके साथ कुछ कई मैट्रिमोनियल समझौते होते हैं या लड़ाइयाँ होती हैं जिसके बाद वो जीता जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ये आपकी सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ आती हैं आपकी कहाँ पे, गुप्ता एज के अंदर। तो जो गुप्ता एज है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 280 एडी से लेकर 543 एडी तक जो है वो चलती है। ठीक है, 543 एडी तक इसकी डेवलपमेंट होती है, किसकी, गुप्ता एज की। तो ऑटोमेटिकली जो गुप्ता एज है हम इसके ऊपर बात करें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनके जहाँ से ये चीजें पता लगती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं गुप्ता एज की, हमें पता कहां से लगता है गुप्ता एज की, है ना, वो हर चीज हम वही से स्टार्ट करते हैं कि भाई किसी ना किसी चीज को पता करने के लिए किसी ना किसी चीज का होना हमें वहां पे, अब ऐसा तो नहीं कि आदमी होंगे, लोग होंगे वहां पे जिनसे पता लगेगा कि भाई यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो कैसे पता लगेगा, या हमारे पास लिटरेरी सोर्स होंगे या लिटरेचर होगा या इंस्क्रिप्शंस होंगी। ठीक है, या कॉइन्स होंगे। तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी राजशाही के अंदर, किसी भी डायनेस्टी को जानने के लिए तीन चीजों का होना बड़ा जरूरी है जहां से हमें पता लगता है। जैसे हम लिटरेचर की बात करूं तो बहुत सारे फेमस राइटर हुए इनके कोर्ट में, लाइक विशाख दत्त की हम लोग बात करेंगे, कालीचरण की बात, कालिदास की बात करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, हरिसेन की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लिटरेचर की बात करूं तो कुछ फेमस बुक है जहां से हमें पता लगता है, लाइक विशाख दत्त की जो बुक है, ठीक है, विशाख दत्त की बुक है, किसकी, विशाख दत्त, विशाख दत्ता की एक बुक है जिसका नाम है देवी चंद्र गुप्तम। क्या नाम है, देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है, बहुत बुक है, पूछी जाती है पेपर के अंदर, अक्सर कई बार क्वेश्चन पेपर के अंदर आई हुई है। बुक का नाम आपका देवी चंद्र गुप्तम। तो देवी चंद्र बुक किसने लिखी है, दैट इज विशाख दत्त। एक और बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी है, वो भी आपकी कौन सी बुक है, विशाख दत्त की बुक है, जो गुप्ता लिटरेचर के, गुप्ता पीरियड के बारे में हमें बताती है। तो वो दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो जिससे पता लगता है, वन इज देवी चंद्र गुप्तम, सेकंड इज मुद्रा राक्षस। ठीक है, राक्षसम, ठीक है, मुद्रा राक्षसम। और सेकंड इंस्क्रिप्शन की बात करूं तो इंस्क्रिप्शन जो आती है वो दो मेन पिलर है, पिलर इंस्क्रिप्शन इनकी फेमस थी। एक आपका मेहरौली का पिलर, मेहरौली पिलर, कौन सा पिलर है, मेहरौली का पिलर, दिल्ली के अंदर मेहरौली पिलर आप सभी जानते होंगे, जो मैं कल भी बात कर रहा था इसके ऊपर कि इसकी खासियत क्या है, इसको अभी तक जंग नहीं लगा है। ठीक है, तो मेहरौली का पिलर। सेकंड जो है वो आप प्रयाग पिलर, प्रयाग पिलर, जिसके ऊपर हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है उसकी, स्कंदगुप्त की। ठीक है, तो दो पिलर है। बाकी कॉइन्स है, कॉइन्स एक चंद्रगुप्त ने इशू किए थे, सेकंड जो किए थे वो बेसिकली स्कंदगुप्त ने किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से कॉइन्स, चंद्रगुप्त ने भी कॉइन्स इशू किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स किए, जैसे बीना के साथ कॉइन इशू किया है, दोनों ने मिलकर, ठीक है, फोटो इमेज के साथ फोटो क्या कहते हैं इसके कॉइन के ऊपर डाली है। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जहां से हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता लगता है। एक लिटरेचर सोर्सेज हमारे पास, दूसरे इंस्क्रिप्शंस, तीसरे कॉइन्स। ठीक है, तो ये कॉइन लिटरेचर की अगर बात करूं तो लिटरेचर के अंदर ये बेसिकली दो फेमस बुक्स हैं जहां से हमें इसके बारे में पता लगता है। एक और बुक है, एक चाइनीज ट्रैवलर आया था इनके कार्यकाल में, लिटरेचर वहां से हमें पता लगता है।
ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर जिसका नाम था फायान, ठीक है, जिसका नाम था आपका फायान, ठीक है, फायान, इसकी बुक है फा को की, ठीक है, इसकी बुक है फो को की। ये बहुत इन्होंने क्वेश्चन याद रखना पेपर के अंदर, फो को की, इसके अंदर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो कैसा था, किसका, गुप्ता पीरियड के अंदर जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका काम कैसा था, धर्म किस तरीके से अपनाते थे, वो सब चीजों के ऊपर जो बात होती है वो किस बुक के यहाँ, फायान ने। फायान फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर था जो इंडिया आया था, ठीक है, हिमाचल के अंदर भी इसका था, वो नीचे तक गया था, साउथ तक गया था, तो ऑटोमेटिकली फायान, तो फायान जो था वो किसके, फो को की, याद रखना, इसकी बुक है जहां से हमें पता लगता है लिटरेचर का, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ चीजें जहां से हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो यहीं से हम पता लगते करने के बाद हम पढ़ते हैं इस गुप्ता डायनेस्टी के अंदर क्या क्या चीजें हुई और किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर बन सकते हैं, ठीक है क्लास, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं विद द गुप्ता डायनेस्टी। ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहां कहां से हमें पता लगा है, ठीक है। ठीक है, अभी एक और चीज जहां से हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड आपका मैंने बताया कहां से कहां तक, 280 एडी से लेकर अप्रोक्सीमेटली 543 एडी तक का पीरियड है, इसके अंदर काम होती है। और जो फर्स्ट राजा था जिसका नाम था श्रीगुप्त, श्रीगुप्ता या श्रीगुप्त फर्स्ट रूलर था, उसके जो स्थापना करता, इस्टेब्लिश गुप्ता डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी की स्थापना करता है, श्रीगुप्त, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसका बेटा होता है घटोत्कच, घटोत्कच जो होता है वो सेकंड बेटा होता है इसके। ये दोनों के दोनों जो राजा है, इनके पीछे जो उपाधि लगती थी महाराज, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो महाराज की उपाधि है, क्योंकि इसके ऊपर उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद महाराजा धीराज की आएगी, फिर विक्रमादित्य की आएगी, ठीक है। तो तीन उपाधियां इंपॉर्टेंट रही हैं गुप्ता पीरियड के अंदर। वन इज द महाराज, सेकंड वन इज द महाराजा धीराज, थर्ड वन इज द विक्रमादित्य, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट जो आपकी उपाधियां हैं जो राजाओं को दी गई थी, उन तीन जो उपाधियों में से सरनेम जो थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो श्रीगुप्त और जो घटोत्कच थे, इनके पीछे जो उपाधि लगी थी उस उपाधि का नाम था महाराज, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो थे इन्होंने सिर्फ इस्टेब्लिश किया ये इलाहाबाद के इर्द गिर्द ही रूल किया, ये अपने आप को बढ़ा नहीं पाए, डेवलप नहीं कर पाए, छोटी सी डायनेस्टी से उभरना इन्होंने शुरू किया। इसका जो रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी जो होती है, जो मेन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी होती है, वो चंद्रगुप्त वन के टाइम होती है। मेन जो होती है वो किसके टाइम होती है, जो मेन डायनेस्टी की शुरुआत होती है, दैट इज चंद्रगुप्ता वन के टाइम। अब चंद्रगुप्ता वन जो था ये मेन रूलर था जिसने इस्टेब्लिश किया था, मतलब जिसको डेवलप किया था। इस्टेब्लिश तो किसने किया था, श्रीगुप्त ने किया था। लेकिन चंद्रगुप्त वन के टाइम में जो आपकी डायनेस्टी हुआ करती थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इसने अप्रोक्सीमेटली 320 एडी से लेकर 330 एडी के बीच में रूल किया। 320 एडी से लेकर 330 एडी के बीच में इस पर्सन ने रूल किया था। और बेसिकली ये जो वैश्य कम्युनिटी से था, वैश्य समझते हो, हमारा जो वर्णमाला थी उसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, देन उसके बाद फिर शूद्रों के ऊपर होता था। तो जो चंद्रगुप्त वन थे वो किस डायनेस्टी से, वैश्य से, तो ऑटोमेटिकली लोगों ने इनके साथ इनका एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया, लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिच्छवी समझते हो, महावीर जैन की हम लोगों ने बात की थी, तो महावीर जैन की जो डायनेस्टी, उसकी जो मदर थी, ठीक है, त्रिशला, उसकी जो डायनेस्टी थी उसका नाम क्या था, लिच्छवी। तो वही लिच्छवी डायनेस्टी उसकी जो उनकी लिच्छवी डायनेस्टी की जो के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन स्टैब्लिश करता है। लिच्छवी डायनेस्टी के साथ क्या करता है, मैट्रिमोनियल रिलेशन स्टैब्लिश करता है। उनकी बेटी जिसका नाम था कुमार देवी के साथ क्या करता है, ये शादी कर लेता है। कुमार देवी के साथ शादी करने के बाद ऑटोमेटिकली लिच्छवी डायनेस्टी जो थी वो एक क्षत्रिय डायनेस्टी थी,
लिच्छवी डायनेस्टी कैसी डायनेस्टी थी, एक क्षत्रिय डायनेस्टी थी और कुमार देवी के साथ शादी करने के बाद फिर ऑटोमेटिकली एक, मतलब सिंपल सी बात करें तो जो चंद्रगुप्त वन था इसने अपने आप जो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की वो मैट्रिमोनियल रिलेशन से एस्टेब्लिश किया और उसके बाद लिच्छवी जो एरिया था उसके अंदर चला गया, इसने अपने अंदर कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये पहला पर्सन था जिसने अपने नाम के साथ महाराजा धीराज की उपाधि लाई थी, महाराजा धीराज। तो यहां पे एक नई उपाधि आई, पहले महाराजा धीराज। तो पहला राजा चंद्रगुप्त का डायनेस्टी का जिसने महाराजा धीराज की उपाधि लाई थी उसका नाम था चंद्रगुप्त वन। महाराजा धीराज का मतलब होता है किंग ऑफ ऑल द किंग्स। ठीक है, किंग जितने भी राजा उनके राजाओं के ऊपर राजा। ठीक है, तो बेसिकली वो कहां पे आपका महाराजा धीराज। ठीक है, तो उसके महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला पहला पर्सन कौन था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त वन था। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज इसने की, इसने क्या मेहरौली पिलर, मैंने बताया ना ऊपर मेहरौली पिलर, मेहरौली पिलर स्टैब्लिश किया दिल्ली के अंदर। तो क्वेश्चन आता है कि जो मेहरौली पिलर है दिल्ली के अंदर उसको स्टैब्लिश किसने किया था। मेहरौली पिलर को जो स्टैब्लिश किया था वो चंद्रगुप्त वन ने किया था। ठीक है, दिल्ली तक पहुंच गया था, मतलब इससे पता लगता है कि ये अपना कहां से, इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, पाटलिपुत्रा, मतलब प्रेजेंट पटना, पटना जो एरिया वहां पे हुआ करता था, प्रेजेंट पटना वो हुआ करता था। पटना से लेकर कहां पहुंच गया ये दिल्ली, मतलब दिल्ली मेहरौली, तो मतलब इस एरिया को उसने क्या कर दिया, लिच्छवी नीचे चला गया, ऊपर नीचे इसने वो बिहार वाला जो एमपी वाला जो नीचे वाला हिस्सा था उसको उसने क्या कर लिया, कवर कर लिया और मेहरौली पिलर की स्टैब्लिशमेंट की और एक नए इरा की स्टैब्लिशमेंट की इसने, दैट इज नोन एज द गुप्ता इरा। ठीक है, आप लोगों के लिए कल के लिए क्वेश्चन है, आज शाम को देखना, आपको बताना है कितने इराज थे हमारे। इरा समझते जो कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर बेसिकली तो कैलेंडर है, जैसे हम आप कभी अपना कैलेंडर देखना घर पे जो पड़ा हुआ उसके ऊपर लिखा होता है विक्रम संवत साका इरा। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा होता है विक्रम इरा साका इरा, विक्रम संवत साका संवत है ना, तो कैलेंडर के ऊपर लिखा होता। तो सेम गुप्ता इरा किसने शुरू किया था, चंद्रगुप्त वन ने। तो आपके लिए क्वेश्चन है कल के लिए कि कितने इराज थे हमारे। ठीक है, और उनको किसने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, कैलेंडर के ऊपर थोड़ी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये था आपका चंद्रगुप्त वन। तो इसने क्या किया, इसने मैट्रिमोनियल रिलेशन एस्टैब्लिश के द्वारा ये सब चीजें की, लिच्छवी राज्य को अपने साथ मिलाया, शादी से बेटी महाराज धीराज की उपाधि ली, मेहरौली पिलर की स्टैब्लिशमेंट की और इसने गुप्ता एरा की स्टैब्लिशमेंट की। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसके ऊपर। ठीक है, इसने कॉइन्स भी इशू किए थे जहां पे दोनों चंद्रगुप्त और दोनों की फोटो हुआ करती, दोनों ये कॉइन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड किंग था, ठीक है, इसी डायनेस्टी का, आई होप सभी ने लिख लिया होगा, सेकंड किंग जो था इस डायनेस्टी के अंदर, दैट इज नोन एज द स्कंदगुप्त। सेकंड रूलर कौन सा था इस डायनेस्टी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था, जिसका नाम था समुंदरगुप्त, सॉरी नॉट स्कंदगुप्त, दैट इज समुंदरगुप्त। ठीक है, इसका नाम क्या था, समुंदरगुप्त, समुंदर गुप्ता सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर था इस डायनेस्टी के अंदर, जिसका नाम था समुंदरगुप्त। ठीक है, समुंदरगुप्त सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था इस डायनेस्टी का, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी का, जिसने इस डायनेस्टी को उधर अफगानिस्तान तक पहुंचाया, उधर बंगाल ब्रह्मपुत्र रिवर तक जो एरिया था वो कवर करवाया, नीचे इसने एमपी वाला जो हिस्सा था वो सब करवाया। ठीक है, तो समुंदरगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्या कहा जाता है, ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, और ऐसे जो ये उपाधि दी है, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया की जो उपाधि दी है बहुत ही, सभी को पता होगा कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, समुंदरगुप्त को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसे ये उपाधि किसने दी थी। ठीक है, तो इसकी ये उपाधि जो थी, जो उपाधि थी वो दी थी आपकी V.A. स्मिथ। स्मिथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। B.A. स्मिथ, B.A. स्मिथ वो पर्सन था जिसने समुंदरगुप्त को, बेसिकली आयरिश एक हिस्टोरियन हुआ करता था। कौन हुआ करता था, एक आयरिश हिस्टोरियन था, आयरिश हिस्टोरियन था, जिसने इस पर्सन को क्या दी थी, नेपोलियन ऑफ इंडिया की जो उपाधि दी थी। ठीक है, ठीक है, तो
इसकी उपाधि जो दी थी किसने दी थी? स्मिथ ने दी थी। ठीक है, तो इसने क्या किया था? इसने सबसे इम्पोर्टेंट, इसने कुशाण्स को हराया था, जो लोकल रूलर्स थे उनको हराया था। तो उसने बहुत बड़े राज्य की स्टैब्लिश की थी और कहा जाता था कि अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी युद्ध ये लोग नहीं हारा था। इसका जो टाइम पीरियड था वो सबसे लंबा टाइम पीरियड था, अप्रोक्सीमेटली 330 AD से लेकर 380 AD के बीच में इसने रूल किया था। सबसे लंबा टाइम पीरियड था इसका। किसका? समुद्रगुप्त का। इसने 330 AD से लेकर 380 AD तक जो है वो इंडिया के अंदर रूल किया और इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने दिया था? वी स्मिथ। इसकी इन सभी जीतों का, इसने कुशाण्स को हराया, जो लोकल रूलर थे उनको हराया, तो ऑटोमेटिकली क्या था? इन सभी को जीतने के बाद, ठीक है, इसकी जो प्रशंसा है, इसकी जो प्रशंसा वो लिखी गई है इलाहाबाद पिल्लर के ऊपर। इलाहाबाद पिल्लर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या था? मैंने इंडिया का नक्शा बताया था ना आपको, इंडिया का नक्शा बताया था। तो यहाँ पे कौन से कुशाण थे? तो ऑटोमेटिकली कुशाणों को किसने? गुप्ता ने यहाँ पे हरा दिया। तो यहाँ तक जो रूल था वो किसके पास चला गया? वो किसने किया था? समुद्रगुप्त। तो कुशाणों को हराने का श्रेय किसको जाता है? समुद्रगुप्त को। इसकी जो फिर प्रशस्ति है, इसके जो प्रशस्ति है इलाहाबाद पिल्लर के ऊपर, हरिसेन एक पोइट हुआ करता था इनके कोर्ट में। मतलब इसके बाद बात करेंगे, जो आपका चंद्रगुप्त सैकट था उसके बाद के टाइम बात करेंगे। तो इलाहाबाद पिल्लर के ऊपर हरिसेना ने इसके ऊपर कविता लिखी हुई है जिसे कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति किस राजा के बारे में लिखी गई है? समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई है। कहां पे? इलाहाबाद पिल्लर। ये अशोक का पिल्लर था जिसके ऊपर इसको लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति जो है, ठीक है। तो उसके ऊपर प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर जो है वो लिखा गया है इलाहाबाद पिल्लर के ऊपर। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है आपका? इलाहाबाद के ऊपर पिल्लर, हरिसेना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के अंदर जो बनता है वो यही बनता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किस राजा के बारे में लिखी गई है, किसने लिखी है, कहाँ पे है। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है वो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन। चलो, जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किस भाषा में, किस लैंग्वेज में लिखी गई है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप लोग इसका मेरे को आंसर दोगे। विच लैंग्वेज, किस भाषा में जो है ये लिया गया था, ठीक है। ये बेसिकली जो राजा था वैष्णविज्म को प्रमोट करता था, वैष्णविज्म धर्म को प्रमोट करता था, लेकिन धर्म के मामले में बड़ा लीनियर था। इसी के कार्यकाल में जो कौन था? जो आपका श्रीलंका का रूलर था, श्रीलंका रूलर जो था, श्रीलंका का रूलर था जिसका नाम था मेघावर्मन। क्या नाम था? मेघावर्मन, ठीक है। मेघावर्मन इज द रूलर ऑफ श्रीलंका। इसको इसने बौद्ध टेम्पल या उसकी जो मरम्मत करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए? मेघावर्मन को जो बुद्धिस्ट बोध गया में, बोध गया में क्या करने को, उसको मरम्मत करने के लिए, वहां पे मंदिर, बौद्धिस्ट जो टेम्पल था उसको बनाने के लिए जिसको परमिशन दी थी। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाता क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि जो श्रीलंकन राजा मेघावर्मन था उसको बोध गया की मरम्मत के रिस्टोरेशन के लिए किस राजा ने परमिशन दी थी? तो वो दी थी आपकी समुद्रगुप्ता ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि श्रीलंका का कौन सा रूलर था। या क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि समुद्रगुप्त के टाइम में बोध गया की जो रिकंस्ट्रक्शन थी या उसकी रिस्टोरेशन थी वो किस राजा के द्वारा की गई थी? तो उस राजा का नाम था मेघावर्मन। या इस तरीके से भी आ सकता है कि जो मेघावर्मन राजा था जो चंद्रगुप्त के टाइम में बोध गया को रिस्टोरेशन के लिए आया था, वो कहाँ का रूलर था? तो वो कहाँ का था आपका? श्रीलंका। श्रीलंका बेसिकली बाद में नाम पड़ा, उस टाइम इसका नाम सिलोन हुआ करता था, याद रखना, सिलोन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि श्रीलंका का नाम सिलोन जो था, सिलोन से श्रीलंका कब बना? आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हो गया आज के लिए आपके लिए, ठीक है। कि प्रयाग प्रशस्ति की भाषा कौन सी है, दूसरा था आपका ये श्रीलंका वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये चीजें यहाँ पे डेवलप होती हैं। आपकी कौन सी? नेपोलियन जो था इसने इस तरीके से श्रीलंका जो राजा था उसको बुलाया था, उसने क्या, उसने परमिशन ली थी, उसको इसने परस्यूट किया था किसके लिए? बोध गया का जो टेम्पल है उसको बिल्ड करने के लिए, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज हुई, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के बाद इसने जो अश्वमेध यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ पता ना, सैक्रिफाइसेस ऑफ फोर्स, मैंने कई बार बात कर चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर्स में। तो जो अश्वमेध यज्ञ था उसको भी कहा था, किया था। तो अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? समुद्र गुप्त ने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ भी किया था। और इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे द रिस्टोरर ऑफ अश्वमेघा भी कहा जाता है। अश्वमेघ हॉर्स सैक्रिफाइस जिसको कहा जाता है, इसके ऊपर इस क्या कहा जाता है? द रिस्टोरर ऑफ अश्वमेघ मेगा यज्ञ, ठीक है। द रिस्टोरर ऑफ, ठीक है। तो रिस्टोरर ऑफ अश्वमेघ यज्ञ किसे कहा जाता है? वो भी किसको कहा जाता है? आपका समुद्र गुप्त को कहा जाता है रिस्टोरर ऑफ अश्वमेघ यज्ञ। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अश्वमेघ यज्ञ है उसके बाद भी हुए, लेकिन मेन जो स्टार्ट किया था इसने, ठीक है, तो वो किसने किया था? आपका अश्वमेघ यज्ञ जो था वो समुद्र गुप्त। शुंग के बाद क्या? शुंग के बाद हुआ, उसके बाद फिर किसने? इसने आके यहाँ पे आके इसको चीज को किया था, ठीक है। तो रिस्टोरर ऑफ अश्वमेघ यज्ञ किसे कहा जाता है? वो आका समुद्र गुप्त को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, बुक का नाम क्या है? कविराज भी कहा जाता था, ठीक है। और इसकी एक जो कॉइन इशू की है इसने बीणा के साथ, इसने जो गोल्ड कॉइन इशू किए थे तो इसकी जो फोटो किसके साथ हुआ करती थी? बीणा के साथ इसकी जो फोटो थी वो हुआ करती थी। किसके टाइम में? कविराज कहा जाता है इसे, ठीक है। तो समुद्र गुप्त को किस नाम से जाना जाता है? कविराज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविराज, ठीक है। और उसके बाद इसके हो गया कविराज। इसके बाद इसके कार्यकाल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके कार्यकाल में एक फेमस बुद्धिस्ट होता था, ठीक है, बुद्धिस्ट मोंक हुआ करता था जिसका नाम था बासुभद्रा। क्या नाम था इसका? इसका नाम था बासुभद्रा, ठीक है। बुद्धिस्ट मोंक हुआ करता था जिसका नाम था बासुभद्रा, ठीक है। तो जो बासुभद्रा था इसके बारे में जो है वो क्वेश्चन इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो थी वो समुद्र गुप्त के बारे में पूछा जाता है। समुद्र गुप्त के बारे में क्या पूछा जाता था? क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं समुद्र गुप्त के बारे में? कि समुद्र गुप्त जो था नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो या क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है समुद्र गुप्त तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था, ठीक है। तो किसने कहा था? B.R. स्मिथ ने, ठीक है। उसके बाद रिस्टोरर ऑफ अश्वमेघ कहा जाता है, कविराज कहा जाता है, मोंक बुद्धिस्ट मोंक जो था बासुभद्रा रहा करता था। इनकी जीत जो इसने अफगानिस्तान कंधार तक जो एरिया जीता और पूरे इंडिया को जीतने का जो इसको श्रेय जाता है, इसलिए इसकी जो पूरी प्रशस्ति लिखी है, ये प्रशंसा लिखी है, कि वो कहाँ पे लिखी गई है? वो लिखी है इलाहाबाद पिल्लर के ऊपर, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और किसने लिखी थी? ये हरिसेन। तो क्वेश्चन इस तरीके से। इसके बाद हरिसेन किसके कोर्ट में था? तो हरिसेन जो था वो चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में एक जेम्स था, मतलब उनका एक जिसको बोलते हैं रत्न था, नवरत्नों में से एक था जिसका नाम था हरिसेन। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समुद्रगुप्त के बारे में आते हैं। तो ठीक है, आपके समुद्रगुप्त के बारे में आई होप कि सारे का सारा आपको जो पता लग गया होगा क्या क्या चीजें इसके बारे में जो पूछी जाती हैं। उसके बाद थर्ड जो इंपोर्टेंट रूलर था इसके कार्यकाल का, थर्ड इंपोर्टेंट रूलर जो था, ठीक है, तीसरा इंपोर्टेंट रूलर इसके कार्य में था चंद्रगुप्त सेकंड। कौन सा था आपका? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, क्या नाम था उसका? चंद्रगुप्त। तीसरा जो रूलर था इसके कार्यकाल में चंद्रगुप्त गुप्ता सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त जो सेकंड था वो अप्रोक्सीमेटली 380 एडी से लेकर 418 एडी तक रहता है। कब से कब तक रहता है? 380 एडी से लेकर 418 एडी तक जो रूल करता है। कहां पे? अपना
पाटलिपुत्र जो था वो इस एरिया के ऊपर, मतलब गुप्ता डायनेस्टी का जो था वहां पे रूल करता है। ठीक है, तो ये जो था ये बेसिकली दो तरीके से इसने अपने राजपाठों को वो किया। ठीक है, एक इसने मैट्रिमोनियल रिलेशन के साथ। ठीक है, तो मैंने क्या बात की थी कि इंडिया जो है, अब इंडिया उसके पास गुप्ता डायनेस्टी के पास जो था वो ये वाला हिस्सा तो चला गया है ना, ये वाला चला गया, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जीत लिया, ये वाला भी चला गया, यहाँ तक नीचे तक ये वाला कुछ इस तरीके से था। वो सारे का सारा जो हिस्सा था वो किसके पास चला गया? गुप्ता के पास चला गया। किसने जीत लिया? चंद्रगुप्त ने जीत लिया। अब कहां पे रहा? एक ये वाला हिस्सा रहा और एक ये। यहां पे कौन थे? साका। यहां पे कौन थे? साका थे। और यहां पे कौन थे? बाका टाका। बाका टाका डायनेस्टी। ठीक है, अब जो चंद्रगुप्त सेकंड था इसने इनको दो तरीके से किया। ठीक है, ठीक है, बाका टाका डायनेस्टी को कवर करने के लिए इसने मैट्रिमोनियल रिलेशन एस्टेब्लिश किए। कौन से? मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल रिलेशन क्या किए? एस्टेब्लिश किए किसके साथ? बाका टाका डायनेस्टी के साथ। उसने अपनी जो बेटी थी, ठीक है, ठीक है, बेटी थी उसकी क्या कर दी? शादी इसके साथ कर दी। बाका टाका डायनेस्टी का रुद्रदमन था, रुद्रदमन सेकंड के साथ क्या कर दी? शादी कर दी। तो ऑटोमेटिकली ये भी किसके पास चला गया? शादी करने के बाद ये भी इनके साथ मिल गया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया भी इसने जीत लिया। अब तीसरा कौन सा बता? साका। अब जो साका थे, साका के साथ इसने क्या किया? लड़ाई की। साका के साथ क्या की? बैटल। साका के साथ क्या हुआ? इसकी बैटल हुई, लड़ाई हुई, और जिसमें साका हार जाते हैं। गुप्ता ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया? बाका टाका डायनेस्टी के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन बना लिए, अपनी बेटी की शादी कर दी इनके साथ। और दूसरा जो थे साका थे, साका को क्या कर दिया? इस एरिया पे उसने डिफीट कर दिया। इसलिए चंद्रगुप्त सेकंड को साका को डिफीट करने के कारण साकरी भी कहा जाता है। साकरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साकरी भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साकरी किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो साकरी चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जो वेस्टर्न पार्ट, जो गुजरात वाला, सौराष्ट्र वाला जो एरिया था, जहां पे जो साकास थे वो रूल कर रहे थे, उसको क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। ठीक है, तो जो साकरी था वो साकरी किसे कहा जाता है? साका जो है वो को डिफीट करने का चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता है? साकरी कहा जाता है। ठीक है, और डॉटर कौन सी थी? मैट्रिमोनियल रिलेशन किसके साथ? बाका टाका डायनेस्टी के साथ। उसकी बेटी थी प्रभावती गुप्ता। ठीक है, उसके साथ इनकी शादी होती है, तो मैट्रिमोनियल रिलेशन ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अब इस पूरे एरिया के ऊपर कौन हो गए? गुप्ताज की जो थी वो रूल हो गया। ठीक है, अब इसी के कारण इसे एक नई उपाधि आती है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तीनों उपाधियां होगी आपकी। महाराज कौन थे? आपके श्रीगुप्त और घटोत्कच। उसके बाद महाराजा धीराज की जो उपाधि थी वो अभी तक महाराजा धीराज ही थे। कौन कौन? आपके चंद्रगुप्त वन और समुद्रगुप्त। उसके बाद तीसरा जो आता है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो उसने क्या किया? तो विक्रमादित्य जो था इसकी उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड को, कौन सी उपाधि जिसने अपने उपाधि दी थी अपने आप को, दो थी विक्रमादित्य। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। तो ऑटोमेटिकली क्या कर, इसने पूरे एरिया कवर कर लिया, साका को भी हरा के साकरी बना, उसके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिए। उसके बाद क्या होता है? इस चंद्रगुप्त जो सेकंड था, आई होप कि सभी को पता लग गया होगा। तो चंद्रगुप्त जो सेकंड था, इसी के कार्यकाल में जो चाइनीज ट्रेवलर था, चाइनीज ट्रेवलर, इसका नाम था फायान। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइनीज ट्रेवलर फायान जो था वो चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में आया था फायान। और इस फायान ने क्या किया था? बुक लिखी थी, मैंने क्या बताया कि फोक्यो की बुक लिखी हुई है, जिसके बारे में उसने पूरा डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल दे रखी है चंद्रगुप्त के टाइम में। और उसने कहा था कि ये कौन सी है? लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। इसने क्या कहा था? इस लैंड को लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म, लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म के नाम से किसने कहा था? फायान ने कहा था इंडिया को
ठीक है, किसके कार्यकाल में आया था ये? चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में ये पहुंचा था। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त सेकंड एक ऐसा राजा था जिसने सिल्वर कॉइन इशू किए थे, सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। ठीक है, तो याद रखना सिल्वर कॉइन किसने इशू किए थे? चंद्रगुप्त डायनेस्टी के अंदर। तो जो सिल्वर कॉइन थे वो चंद्रगुप्त डायनेस्टी के अंदर जो किए थे वो किसने किए थे? वो आपके उसने चंद्रगुप्त सेकंड ने शुरू किए थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी चंद्रगुप्त के कार्यकाल में क्या हुआ था? 9 नवरत्न हुआ करते थे, नवरत्न हुआ करते थे, 9 लोग 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है, 9 रत्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में 9 रत्न हुआ करते थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में क्या हुआ करते थे? 9 रत्न हुआ करते थे। आपको सभी रत्नों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं इसमें कराऊंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जो मेन रत्न थे जिनके जो क्वेश्चन पुट होते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, जहां से जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो 9 रत्न कौन कौन से इसके कार्यकाल में? ठीक है, इसके कार्यकाल में कौन कौन से थे? वो 9 रत्न, नवरत्न कौन से थे? तो नवरत्नों में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम आता है, नोन एज द अमर सिम्हा। अमर सिम्हा, अमर सिम्हा को याद रखना, इसने बुक लिखी रखी है जिसका नाम है अमर कोश। अमर सिम्हा जिसका नाम क्या है, जिसने बुक लिख रखी है अमर कोश। ठीक है, तो अमर सिम्हा कौन था? अमर सिम्हा ने बुक लिख रखी है जिसका नाम है अमर कोश। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। अमर कोश बुक किसने लिखी है? तो अमर कोश लिखी है अमर सिम्हा ने। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पर्सन इसके कार्यकाल में था, जिसका नाम था धनवंतरी। क्या नाम था? धनवंतरी। ठीक है, धनवंतरी ऋषि, आपको पता ही है, धनवंतरी आयुर्वेद चिकित्सा फिजिशियन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? फिजिशियन हुआ करता था धनवंतरी, चिकित्सक हुआ करता था। ठीक है, कई लोग उसे विष्णु का अवतार ही मानते हैं, धनवंतरी ऋषि को। फिजिशियन हुआ करता था, किसके कोर्ट में था वो? चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में हुआ करता था। तीसरा इंपॉर्टेंट पर्सन आपको पता ही लगा चुका मैं, हरिसेन। हरिसेन जो था एक पोइट हुआ करता था, जिन्हें प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लिखी है किसने? हरिसेन ने। तो हरिसेन जो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, उससे रिलेटेड। उसके बाद फोर्थ पर्सन जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, उसकी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके नाम आते हैं पेपर में। ठीक है, जिसका नाम है कालिदास। कालिदास सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, ठीक है, लेकिन इसकी बुक्स पूछी जाती हैं कालिदास की। कालिदास की बहुत सारी बुक्स हैं जो लिखी गई हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बुक मैंने शुंग डायनेस्टी के टाइम भी बात की थी इसकी, किसी कालिदास की, जब मैं शुंग डायनेस्टी करा रहा था उस टाइम भी बात की थी, जिसके जो आपका अग्निमित्र था। ठीक है, अग्निमित्र जो था सेकंड रूलर था जो शुंग डायनेस्टी का, उसके ऊपर मैंने बात की थी कि कालिदास ने उसके ऊपर एक बुक भी लिखी हुई है जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, क्या बुक का नाम था? मालविका अग्निमित्रा। ठीक है, मागली की अग्निमित्रम। ठीक है, तो ये प्रेम कहानी थी बेसिकली। इसने कालिदास ने जो लिखा है वो बेसिकली जितनी भी हैं वो आपकी प्रेम मतलब लव स्टोरीज मैक्सिमम है इसके द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो जो कालिदास था वो उसने फेमस बुक लिखी है, और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जिसको मैं लिखा रहा हूं अभी आप लोगों को। कालिदास की जो फेमस बुक्स हैं जहां से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। ठीक है, एक आपकी मेघदूत, मेघदूत बेसिकली मेघदूत। ठीक है, मेघदूत सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद कुमार संभव। ठीक है, मेघदूत, कुमार संभव। ठीक है, उसके बाद रघुवंश। उसके बाद कौन सी है? रघुवंश। ठीक है, और सबसे एक और बुक जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम।
ये भी एक लव स्टोरी है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी एक क्या है, लव स्टोरी है। तो ये कुछ फेमस बुक्स हैं जो कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं, जो पेपर में आती हैं, लाइक मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, ठीक है। तो ये कुछ फेमस बुक्स हैं जो क्या है पेपर के अंदर आती हैं, पूछी जाती हैं। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के ऊपर ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये थे आपके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका चंद्रगुप्त सेकंड, जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो फोर्थ राजा था जिसका नाम था कुमारगुप्त। फोर्थ रूलर कौन था जिसका नाम था कुमार गुप्ता, ठीक है। कुमार गुप्ता जो था वो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 418 एडी से लेकर 455 एडी तक जो करता है वो रूल करता है इंडिया के अंदर, ठीक है। 418 से लेकर 455 तक इंडिया के अंदर रूल करता है, ठीक है। और ये वर्शिपर ऑफ कार्तिक क्या था, किसकी पूजा करता था, कार्तिक, ठीक है। वर्शिपर ऑफ कार्तिक था, कार्तिक की पूजा किया करता था ये, ठीक है, ठीक है। और इसने सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको याद रखना। इसकी हम लोग जब सल्तनत, दिल्ली सल्तनत शुरू होगी तो उसका दोबारा से नाम आएगा, इसका खत्म किया था, ठीक है। आपको याद रखना पेपर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, बिहार के अंदर है ये। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो किसने की थी, वो कुमारगुप्त ने की थी। और इसे एक नई उपाधि दी थी, महेंद्रादित्य, ठीक है। तो महेंद्रादित्य की उपाधि तो चार होगी, महाराज, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य और महेंद्रादित्य। तो महेंद्रादित्य की जो उपाधि थी वो किसको दी गई थी, कुमार गुप्त को दी गई थी। इसके बारे में जो है वो यही सब है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में जो क्वेश्चन के अंदर यही पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, किसकी पूजा करता था, ठीक है, कार्तिकेय की पूजा की जाती थी। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो इसकी स्टैब्लिशमेंट की थी। इसके बाद आपका जो पांच में इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर रहा है इसका, लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर जो था, लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है ये। इसके बाद फिर गुप्ता डायनेस्टी जो होती है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है और पुरुगुप्त आते आते वो खत्म हो जाती है। तो लास्ट रूलर जो था इसका नाम था स्कंदगुप्त। पांचवा रूलर कौन था, स्कंद गुप्ता, ठीक है। स्कंदगुप्त जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था। 400 कहां से 455 एडी से ये क्या करता है, 445 एडी से लेकर, ठीक है, 507 एडी तक, ठीक है, ये रूल करता है इंडिया के अंदर, मतलब गुप्ता डायनेस्टी के अंदर। इसके टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट हून इन्वेंशन हुआ था। हून इन्वेजन हुआ था किसके टाइम में, संगहुन जो था वो सेंट्रल इंडिया से एक ट्राइब हुआ करती थी, उसने हमला कर दिया था पंजाब वाले इससे रूट से, सेंट्रल इंडिया से इन्होंने कर दिया था। तो इसने इसको रोकने का पूरा श्रेय किसको जाता था, इसने स्कंदगुप्त ने क्या किया, इसको रोकने की पूरी कोशिश की, इसको रोका, कंट्रोल किया हुनों को। और हुनों का जो ये पूरे का पूरा इसका, ठीक है, तो जो ये हुन इन्वेंशन है कहाँ से, हमें वही तारी पिल्लर है, ठीक है, एमपी के अंदर भितारी पिल्लर है, जहां से हमें पता लगता है कि इनके इसके बारे में। तो स्कंदगुप्त ने हुन, जो क्वेश्चन आता है कि हुनों का इन्वेजन जो था वो किस डायनेस्टी, किस राज्य के टाइम में इंडिया के अंदर हुआ था, तो हुन इन्वेजन जो था वो स्कंदगुप्त के टाइम इंडिया के अंदर होता है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन बाद में ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद जितने भी राजा हुए वो बड़े कमजोर हुए, ठीक है। और इनके इस राजा के बाद जो थे वो जो रियासतें थी वो छोटी छोटी, लाइक गुजरात में, ठीक है, गुजरात में होगी मैत्री रक्षा करके होगी, और उधर अपना
पुष्यभूति करके हरियाणा के अंदर, तो छोटी छोटी जो रियासतें थी उनका पनपना शुरू हो गया स्कंद उसके गुप्त के बाद। तो ऑटोमेटिकली जो राजा थे उसका कंट्रोल नहीं कर पाए, ज़्यादा हुणों की इन्वेंशन की वजह से लड़ाइयाँ ज़्यादा होनी शुरू हुई, और उस लड़ाइयों की वजह से क्या हुआ, उन लड़ाइयों की वजह से जो इनकी पावर थी, पैसे की जो थी वो भी कमी आनी शुरू हो गई। इस वजह से फिर ये छोटी छोटी राजशाहियों में जो अपना गुप्ता था वो भी सेम वही हुआ कि छोटे टूट गया, और बाद में फिर एक नया वंश सामने आता है जिसका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये और नीचे चालुक्य और राष्ट्रकूट वगैरह की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सब था गुप्ता एज के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। आई होप सभी को समझ आएगा। कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा पोस्ट गुप्ता इरा। कल का जो पूरे का पूरा लेक्चर रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, द होल लेक्चर इज ऑन पोस्ट। ठीक है, आज हम लोगों ने किया है, कल हम करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद, क्योंकि ये लास्ट है। इसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड जो एंड ऑफ एशियंट हिस्ट्री है, इसके बाद फिर हमारा जो है वो मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग साउथ के रूलर्स और जो नॉर्थ के रूलर थे उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है क्लास, तो इसी के साथ आपकी तरफ से कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू।